मैं रजनीश मिश्रा, +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम लोग फिर काव्य खंड से पाठ नंबर 10 और पाठ नंबर 11 की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग काव्य खंड से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 जो पाठ है हमारा भक्ति काल है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, और 5 पाठ जो है वह रीति काल है। उसके बाद छठा जो पाठ है वह छायावादोत्तर युग की कवि हैं, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, फिर छायावादोत्तर युग। उसके बाद हम लोगों ने प्रयोगवाद कवियों की चर्चा की है, जिसमें हमने पाठ नंबर 8 और पाठ नंबर 9 पढ़ी। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये भी प्रयोगवादी कवि हैं, और जिनका पाठ है अधिनायक, और यह एक व्यंग्य कविता है। यानी कविता में पहली बार हम लोग व्यंग्य कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी पर तीक्ष्ण कटाक्ष किया गया है। हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर इसका शीर्षक है अधिनायक। लेकिन थोड़ा सा हम इसके पहले चर्चा अगले क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर गजानन माधव मुक्ति बोध जी की जो चर्चा थी, जन जन का चेहरा एक, उसमें थोड़ा सा हमसे भूल हो गई थी। यानी जो उनका मृत्यु था वह 1904 में बार बार बोलते रहा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको 1964 कर लेना है, 64 है। ऐसे मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं सुधार करके उसमें दे दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आज का जो क्लास है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पाठ नंबर हमारा क्या है? अधिनायक। अधिनायक शीर्षक का अर्थ क्या है? जो मुखिया होता है, या उसे हम तानाशाह भी कहते हैं। और यह अधिनायक शब्द जो है कहाँ प्रयोग हुआ है, बार बार कहाँ प्रयोग हो रहा है, इसकी चर्चा कवि जो है हमारी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर कवि को ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं, यह राजतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें कोई अधिनायक है जो हमारा मुखिया है, हमारा मालिक है, जिसका हम गुणगान बार बार कर रहे हैं। जो राष्ट्रगीत हमारा गान गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय है, इसी अधिनायक शब्द पे कवि को आपत्ति है, और आपत्ति के साथ इस कविता में बताना चाह रहा है कि सही में अधिनायक है कौन, और अधिनायक किसको हम कह रहे हैं, क्यों अधिनायक जैसा वो व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जो हमारी व्यवस्था चल रही है, यह जो हमारा आम नागरिक है, यह जो गरीब जनता है, वह आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, जिसके कारण कवि का हृदय दुखी हुआ, और कवि ने इस कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो हम कविता की चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा कवि के बारे में बता देना चाहते हैं कि कवि का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि परीक्षा उपयोगी है। तो हम बात करते हैं अधिनायक कविता के कवि। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यह काव्य खंड से है, और पाठ नंबर 10 अधिनायक व्यंग्य कविता है। कवि का नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है आपको 9 दिसंबर 1929 ईस्वी सन में हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिता का नाम है हरदेव सहाय, जो एक शिक्षक थे। साथ ही इनकी शिक्षा MA अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय से। आपको ये भी परीक्षा में पूछ रहा है, जैसे हमने सेंटर परीक्षा दिया था उसमें जो मॉडल पेपर आया उसको आप देखिएगा, तो उसमें दिया है कि यह जो कवि रघुवीर सहाय जी या कोई और कवि के बारे में ऐसा पूछ दे रहा है कि किस विषय से इन्होंने MA किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रघुवीर सहाय के बारे में अगर पूछता है तो इन्होंने MA जो है मास्टर ऑफ आर्ट जो है अंग्रेजी विषय से किया है, और इनकी विशेष जो अभिरुचि है, किस चीज में इनको ज्यादा इंटरेस्ट था, तो कह रहा है कि सिनेमा देखना और गाना सुनना इनकी थी। वृत्ति क्या थी? पत्रकारिता। और एक दिनमान नाम की पत्रिका मैगजीन छपती थी, जो कहाँ से? साप्ताहिक पत्रिका थी, नई दिल्ली से छपती थी। उसका इन्होंने संपादन बखूबी किया है और उसका देखरेख किया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा भी है। प्रमुख रचनाएं भी आपको बार बार परीक्षा में पूछ रहा है और पूछेगा भी। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाओं में हम कविता की तरफ ध्यान देंगे कि इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी है। तो इनकी कविता है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। यह इनकी कविता है, कहानियां हैं। फिर सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं।
निबंध भी इनका है, सीढ़ियों पर धूप में दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण, यानी सीढ़ियों पे धूप में कविता भी है, कहानी भी है और निबंध भी, इस शीर्षक से इन्होंने लिखा है। साथ ही इनको सम्मान भी मिला है, लोग भूल गए हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो इनका कविता है लोग भूल गए हैं। मृत्यु जो है इनकी 30 दिसंबर 1990 ईस्वी सन को हो गई। और रघुवीर सहाय के बारे में कुछ और हम विचार, कुछ और जानकारी हासिल कर लेंगे कि रघुवीर सहाय जी और क्या है। तो कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रघुवीर सहाय जो है आपको कह रहा है कि ये छठे दशक के प्रारंभ में ही, छठवां जो दशक चल रहा था 77 के टाइम में, ये अज्ञे द्वारा संपादित जो प्रयोगवादी तार सप्तक की जो व्यवस्था थी, जो तार सप्तक की चर्चा हुई है, ये दूसरा सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं। पहला सप्तक नहीं, दूसरा सप्तक में इनको जाना गया। और कह रहा है कि ये जो है जातिवादी, अब यहाँ पर थोड़ा विशेष हमको ध्यान देना होगा क्योंकि अब कविता से संबंधित यह लाइन है, जातिवादी, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, जो हमारी सामाजिक संरचना है भारत की, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीतिक, जो हमारी राजनीति चल रही है, किस पे चल रही है, वह स्वार्थ पे है, ठगी पे है, फरेब पे है, धोखा पे है। इसकी चर्चा यहाँ कवि कर रहा है कि टिकी हुई राजनीतिक और संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत सजग और सचेत रहे हैं। साथ ही उन्हें सौंदर्य में ज्यादा हमेशा इस सत्य कवि कर्म का ध्येय लगा रहता था इनका कवि सौंदर्य में। और कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत जो कविता है उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता इन्होंने लिखी है उसी से ली गई है, एक व्यंग कविता है। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि अधिनायक जो है यह किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध उसी कविता संग्रह से ली गई। यहाँ पर आपको अब कविता दिया गया है और कविता में कवि जो है बताना चाहते हैं आपको किस तरीके से अधिनायक कविता में, और कविता का शुरुआत करते हैं यहीं से कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथुन्ना पहने जिसका, कह रहा है कि गुण हर चरना गाता है। फर्स्ट 4 लाइन में कवि कह रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह राष्ट्रगीत जो हम गा रहे हैं, राष्ट्रगान जो हम गा रहे हैं, उसमें कौन है, भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। भारत के भाग्य विधाता कौन है, भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला कौन है, जिसका गीत हम हर राष्ट्रीय पर्व पर, चाहे वह 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, सामूहिक रूप से हर जगह हम उस गीत को गाते हैं। उसी में कहता है कि वह आदमी हरिचरना जो है, हरिचरण जो है आम आदमी का प्रतीक है। सभी आम आदमी वहां पर उपस्थित होकर उस गीत को गाते हैं। हरिचरना जो है यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल में जाता है, और फटा सुथुन्ना का अर्थ क्या है, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए वह भी उस समूह में शामिल हो जाता है और झंडे के सलामी देते वह भी उस गीत को गाता है, भारत भाग्य विधाता। वह भारत भाग्य विधाता कौन है, कवि पूछ रहा है किसको, क्योंकि आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कोई भारत के भाग्य का विधाता नहीं, भारत के भाग्य का विधाता स्वयं यहाँ का नागरिक है जो अपने नेता का चुनाव करता है और उसको अपने बीच से ही भेजता है। लेकिन आज की जो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र दिखाई दे रहा है, जो राजनीति के सत्तासीन लोग हैं, जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वह अपने को राजा मान चुका है, तानाशाह मान चुका है और अपने गीत, अपनी बातें वहां पर गवाता है और उसको सुनता पसंद करता है। इसी चीज को कवि यहाँ प्रस्तुत करके कह रहे हैं कि गुण हर चरना गाता है, मखमल टमटम बल्लभ तुरही। कवि कह रहा है कि मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय त्योहार होता है तो मखमल उनके लिए स्वागत में बिछाए जाते हैं,
टमटम वही जो रथ है, वग्गी है, उस पे बैठते हैं। साथ ही वल्लभ जो है बरछा लिए तुरही और ध्वनि बजाई जाती है उनके लिए। पगड़ी छत्र, और पगड़ी बांध करके छतरी लगा रहता है, जैसे प्राचीन काल में राजाओं के लिए सजता था। जब राजा कहीं जाते थे तो उनके लिए मखमल की रास्ते पर मखमल बिछाए जाते थे चलने के लिए, साथ में उनके लिए रथ सजाया जाता था और रथ पे चवर लगाया जाता था, पगड़ी बांधकर चलते। वही दृश्य आज हमें भी लोकतंत्र में दिखाई दे रहा है कि जब भी हमारा जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है उसमें ऐसे दृश्य हमको दिखाई मिलते। वह कौन है? वह तो हमारे ही बीच से गया हुआ नागरिक है जो वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन उसके लिए होता क्या भाई, कह रहा कि वल्लभ तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ाकर उसके लिए तोप छोड़े जाते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ढोल बजाया जाता है और जय जयकार अपना कौन करा रहा है, वह कौन आदमी है? कवि बार बार प्रश्न करता है, वह कौन है जिसका हम भारत भाग्य है, जिसका हम गीत गा रहे हैं। आगे कवि कहता है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसको तगमे कौन लगाता है। कवि कह रहा है कि पूर्व पश्चिम पूरे देश के चारों तरफ से वह नंगे बूचे नर कंकाल की भांति वह गरीब जनता, वह असहाय जनता जो गरीबी के लास्ट दरवाजे पर खड़ी है, वह आती है और आकर के उस राजनेता का कह रहा है कि माला पहनाया जाता है, उसका जय जयकार कराया जाता है, उसके गीत गाया जाता है, उसको तगमा लगाया जाता है। यह सब काम जो हो रहा है वह गरीब जनता के पसीने की कमाई के पैसे का है। उसी के पैसे से ये सब जो हम फंक्शन देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं लोकतंत्र में, राजतंत्र जैसी, या किसी और का पैसा नहीं, उस गरीब जनता के खून कमाई का पैसा है, जिसको व्यर्थ में ये सब फंक्शनों में बहाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है और गरीब जनता दिन पर दिन गरीब होते जा रही है। फिर कहता है कि कौन कौन है वह जनगण मन, कौन कौन वह जनगण मन है, कौन जन के मन का मालिक है, कौन भारत के भाग्य का विधाता है, कौन वह अधिनायक है। कवि कह रहा है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली। वह अधिनायक कौन है, वह कौन तानाशाह है, वह कौन महाबली है। डरा हुआ मन बेमन जिसका, कह रहा है कि मन डरा हुआ है जनता का, और डर करके बिना मन के साथ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके गीत गाने के लिए, उसकी प्रशस्ति गाने के लिए, उसके सम्मान में खड़े होकर ताली बजाने के लिए, लेकिन डरा करके, उसको धमका करके, उसका शोषण करके। कवि कह रहा है कि बाजा रोज बजाता है और बाजा उससे बजवाया जा रहा है, गीत गवाया जा रहा है और जनगण मन गाया जा रहा है। और इस प्रकार से कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि वह जो जनगण मन गाया गया था वह इसके लिए नहीं गाया गया था, वह तानाशाही व्यवस्था के लिए नहीं गाया गया था, वह अधिनायक के लिए नहीं गाया गया था, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र को दर्शाने के लिए नहीं गाया गया था। लेकिन आज जो पद्धति, जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है वह सीधा यही दिखाई दे रही है कि राजतंत्र में, लोकतंत्र में राजतंत्र की व्यवस्था, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे शासक वर्ग है, अपने आप को राजा मान चुका है और जनता की गाढ़ी कमाई को अपने ऐशो आराम के लिए बहा रहा है। इसी का विद्रोह यहाँ पर कवि कर रहा है और बता रहा है। आपको इसका सारांश मैंने यहाँ लिख कर दे दिया है, बता दिया है, लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ के समझ लेना है। प्रस्तुत कवि है, इनके आत्मा के विरुद्ध कविता, इस व्यंग कविता, व्यंग किसके ऊपर किया गया है? इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर किया गया, तिक्त कटाक्ष है, हास्य नहीं। आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग, जब हमको आजादी मिल गई, आज जो इस सत्ता पर बैठा, कुर्सी पर बैठा, जो अपने आप को राजा मान लिया, कह रहा कटाक्ष, राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष। आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी के हालत में कोई सुधार नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, आम आदमी जैसा ही है। इसीलिए कविता में हरिचरण को हरचरना बताया गया, क्योंकि वह आम आदमी का प्रतीक है, तद्भव रूप है उसका। हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि कर रहा है। कविता में कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि हरचरना स्कूल जाने वाला बदहाल, फटा पुराना ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए वह राष्ट्रगान को गा रहा। वह कौन भारत भाग्य जिसका गुणगान पूरे ढंग के ढीले पहने हरचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा
कि जलसे में वह फटा पुराना पहने, राष्ट्रगान दोहरा जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ना जाने किस, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था न जाने किस अधिनायक, किस मुखिया, कौन से राजा की चर्चा हो रही है, किया जा रहा है। कभी प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम बल्लभ तुरई माथे पगड़ी चवर सजा करके तोपों की सलामी लेके ढोल बजाकर अपना जय जयकार करता, वह कोई नहीं अर्थात सत्ताधारी वर्ग के बदले हुए। कह रहा है कि जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट जो हम देख रहे हैं राजा और नेताओं के भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में कराते हैं कि मैं ही हूं, मैं ही झंडा खींचता हूं और हमारा गुणगान हो रहा है। यह सोच है। कभी प्रश्न करता है कि सिंहासन पर बैठा है जिसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से नंगे पैर नर कंकाल की भांति दुबले पतले तमगा माला पहनाते, कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबली जिसे डरे हुए लोग क्या करें, बिना मन के साथ गुणगान बाजा बजाकर करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं उन पर व्यंग किया है, क्योंकि आज के सत्ताधारी वर्ग की लालसा क्या है, सचमुच अधिकारी अधिनायक और तानाशाह बनने की है, और वह बन रहा है क्योंकि जनता के कामों से उसे कोई सरोकार नहीं रहा। फिर इसमें कुछ प्रश्न मैंने आपको दे दिए जो परीक्षा उपयोगी जो पूछ रहा है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो कह रहे केंद्रीय भाव क्या है भाई, अधिनायक कविता केंद्रीय कथ्य भारतीय लोकतांत्रिक, भारत में कौन सी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट और भड़कीले रोब दाब, उनकी जो व्यवस्था, गाड़ी चलेगी तो सब लोग रास्ता खाली कर दो क्योंकि राजा की सवारी आ रही है। शास्त्र अपना गुणगान करवा अपने को अधिनायक तानाशाह सिद्ध करना चाहते हैं, यही इसका केंद्रीय बात। दूसरा है क्वेश्चन कि हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है, बार बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना होगा। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने में उन्होंने क्या करता है, जलसे में राष्ट्रगान को दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सुथुन्ना, फटा पुराना ढीला ढाला कपड़ा पहने गरीब छात्र के रूप में किया गया है। कुछ व्याख्या भी आपको प्रश्न में पूछ सकता है एग्जाम में कि पूरब पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसको तग में कौन लगाता है। तो लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश अधिनायक कविता शीर्षक पाठ से ली गई, इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। और इस व्याख्या में कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर बहुत सारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से लोग आते हैं और आकर के क्या करते हैं, वहां पर जयगान करते हैं और दृश्य को देखते हैं। जो बेचारे गरीब जनता है, निसहाय असहाय जनता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं, और उसकी गाढ़ी कमाई का वहां पर क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। यही यहाँ पर दिया। कुछ मैंने गृह कार्य भी आपको दिया है, 2 प्रश्न आपको परीक्षा उपयोगी दे दिया है, इसको इसके साथ समझ लेना है। पहला तो एक अधिनायक कविता का सारांश लिखिए, 5 मार्क्स में आपको आएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया गया है, तो राष्ट्रीय पर्व पर किसका, वह अधिनायक, वह राजतंत्र जो राजसी ठाट बाट में अपने आप को प्रकट करता है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। इसको समझ के आंसर को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। दूसरा जो अपना अगला पाठ है 11 है, वह है नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को। इसके लेखक, इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यहाँ पर प्यारे नन्हे बेटे से यहाँ पर भी कवि का जो है यह बताना चाहता है कि जो हमारा श्रमिक वर्ग है, परिश्रमिक वर्ग है, जो श्रम करता है, जिसके बदौलत जो भी दुनिया में हम परिवर्तन देख रहे हैं, उसका लक्ष्य जो है, उसका रूप क्या है, उसके अंदर किस शक्ति का प्रादुर्भाव है, सारी बातें यहाँ पर चर्चा के रूप में कवि रखना चाहता है। कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि श्रमिक वर्ग और श्रमिक किस लिए जरूरी है और क्यों इस दुनिया में उसका क्या रूप है, वह कितना महत्व रखता है समाज में। इसी सब की चर्चा करते हैं। हमारे कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी, गांव का नाम है राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़। निवास स्थान इनका कहाँ है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं।
साथ ही इनकी वृत्ति क्या है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। साथ ही इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में आपको दिया है कुछ इनकी कविता संग्रह है, जो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। साथ ही यहाँ पर विशेष क्या है इनसे, तो कह रहा है कि उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। इस सेंटर परीक्षा में प्रश्न आया है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो इतावली भाषा, इसको ध्यान रखना है। जो पूछा है उसके अंदर ऐसे भी आपको बहुत सारे पाठों से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही नौकर की कमीज यह इनका उपन्यास है, इस पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया है इनकी रचनाओं पर। साथ ही कह रहा है कि ये जो हम कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, यह इनका कविता संग्रह जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी कविता संग्रह से लिया गया है। इसमें कह रहा है कविता में कवि बता रहे हैं, देखिए कविता का प्रारंभ जो है यहाँ से कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बताओ आस पास कहाँ है लोहा, चिमटा करकुल सिगड़ी समसी दरवाजे की सांकल, कब्जे खीला दरवाजे में धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। कभी कह रहा है कि मैं अपने छोटे से बेटे को कंधे पर बैठाकर जब घर में वार्तालाप एकदम ऐसी समय सरल भाव में घर में जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उसी भाव से यहाँ कवि कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं अपने छोटे बेटे को कंधे पर बिठा के ले घूमूंगा तो छोटा बेटा बोलेगा कि मैं अपने दादा अपने पिता से बड़ा हो गया। साथ ही मेरे साथ जो बिटिया है उससे मैं पूछूंगा कि बताओ कि इस घर में कहाँ कहाँ तुम्हें लोहा दिखाई दे रहा है, लोहा कहाँ कहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा है। बिटिया सोचेगी और मैं अनुमान लगाऊंगा कि वह बोलेगी, क्या बोलेगी, कहाँ कहाँ लोहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आसपास कहाँ लोहा है, बातचीत हो रहा है। वह बिटिया कहती है किस किस में लोहा भाई, तो कहती है कि चिमटा में है, कलछुल में है, कड़ाही में है, सिगड़ी में है, दरवाजे में है, और कहती है कि कब्जे में है और कीला में है। यहाँ लोहा उसको घर में घरेलू जहां हमारा गृहस्थ जीवन वहां उपलब्ध है, उस लोहे की चर्चा वो करेगी और बताएगी। साथ ही कहेगी कि बोलेगी झटपट, फिर रुक कर फिर याद करेगी। कभी कह रहा है कि फिर रुकेगी फिर बोलेगी, क्या बोलेगी भाई, ध्यान लगाकर बोलेगी कि एक तार लोहे का लंबा, कह रहा एक तार जो है लंबा वहां पर दो खंभों के बीच में लटका है जिसमें सूख रही है। कह रहा है कि लकड़ी एक रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन और साइकिल पूरी। कहेगी कि इतना तो पहले बताई कि कलछुल में है, सिगड़ी में है, चिमटा में है, कड़ाही में है, दरवाजे में है, शाकल में है, कीला में है। साथ ही रुक कर कहेगी कि जो बाहर में जो कपड़ा सूख रहा है और जो तार बंधा वो भी लोहे का है। फिर कहेगी कि सेफ्टी पिन भी लोहे का है और पूरी साइकिल भी किसकी है, लोहे की है। कभी लोहे की चर्चा करते हुए अपनी पुत्री से पूछ रहा, पुत्री उसको सोच रहा है कभी कैसा वह जवाब देगी, अब कर रही है। फिर आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, फिर ध्यान करके फिर सोच रही है और सोचने के बाद क्या कहती है वह, कह रहा है कभी कि दुबली पतली, वह दुबली पतली है। लेखक बता रहा है यहाँ पे कि दुबली पतली पर हरकत में तेज कि कितनी जल्दी जान जाए आसपास कहाँ लोहा है। उनकी लड़की कह रहा है कि दुबली पतली लेकिन बहुत तेज है और वह जानना चाहती है कि जल्द से जल्द पता लगाना चाहती है कि और लोहा कहाँ कहाँ दिखाई देता है, फिर मैं उसको याद दिलाऊंगा। कभी कहता है फिर मैं उसको बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई कि कहाँ कहाँ लोहा है, तो कभी कह रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा।
कह रहे कि मैं उसको बताऊं कुदाल में है, फावड़ा में है, बसुला में है, टांगी में है। साथ ही जो बैलगाड़ी खड़ी है उसके चक्के में जो पट्टा लगा उसके अंदर भी लोहा है। फिर कभी कहता है कि बैलों के गले में कांसे की जो घंटी है और उसके अंदर कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली जो है वो अभी लोहे की है। यानी इतना मैं उसको बताऊंगा जो कृषक या गृहस्थ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लोहा है जो हर जगह प्रयोग में है, मैं बिटिया को बताऊंगा। फिर बिटिया कहती है कि उसके बाद फिर पत्नी याद दिलाएगी। फिर हमारी पत्नी वहां पर है, वो भी बोलेगी। क्या बोलेगी कि जैसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह जगह पर लोहे के टीले। अब कह रहे कि हमारी पत्नी भी वही रहेगी, वह बताएगी कि यहाँ यहाँ तो लोहा तुम जान ली, लेकिन अब देखो लोहा कहाँ है। तो बाल्टी भी लोहे का है, जिस बाल्टी से पानी खींचा जाता है रस्सी, और जिस घिरी पर रखकर वह घिरी भी लोहे की है। फिर कभी कह रहे हैं कि साथी कहेगी कि छत्ते की कांडी भी लोहे की है, हंसिया भी लोहे की है, चाकू भी लोहे की है। और क्या लोहे की भाई? तो कह रहा है कि भिलाई जो शहर है पूरे लोहे पर, लोहे के खदान के ऊपर ही खड़ा है। जो भी भिलाई शहर में तुम टीले देख रहे हो सब लोहे का टीला है, इसके अंदर लोहा दबा हुआ है। यानी भिलाई शहर का नायक है और कभी वहीं की चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या है, जब इतनी बातें हो जाएगी तो फिर कहता है कभी इसी तरह घर भर मिलकर, पूरे परिवार के लोग मिलकर धीरे धीरे सोचेंगे कि लोहा है कहाँ। तो कह रहा है कि सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, यह घटना से उस घटना तक। कह रहा है कि इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। कभी कह रहा है कि जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी मैंने चर्चा किया, हसुआ, कुदाल, फावड़ा, जितनी भी बातें मैंने की, ये जो घटनाएं घट रही, इसमें जो कार्यरत है वह कौन है? मेहनत कश मनुष्य है, जिसके द्वारा ये सब निर्माण हो रहा है। तो जो भी मेहनत कश मजदूर है वह लोहे के समान है, लोहे से कम नहीं है। लोहा ठोस पदार्थ है, लेकिन मानव के अंदर वह द्रव्य पदार्थ के रूप में घुल गया और मानव भी लोहे के समान उपयोगी और लोहे के समान मजबूत शक्तिशाली है। कवि का कहने का मतलब यही है। अगला कवि कविता में कहता है यहां पे कि फिर क्या हुआ आगे, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। अब कभी चले गए यहाँ पर हमारे जो दो वर्ग हैं, पुरुष और महिला, औरत नर और नारी। यहाँ पर कवि कहता है कि हर वो औरत, यहाँ तो हर मेहनत कश मनुष्य लोहा के समान है। उस मेहनत कश मनुष्य में पुरुष ही नहीं महिला भी है। उस महिला की चर्चा कर रहे हैं। हर वो औरत दबी सताई, जिसको दबाया गया, जिसको सताया गया, जिससे काम लिया गया और उसके अनुसार वो काम की। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली, जो बोझ उठा रही है, वजन उठा रही, साथ ही पारिवारिक बोझ को भी उठा रही है, वह लोहे से कम नहीं है। उस औरत को भी हम कमजोर समझेंगे नहीं, वह लोहे जैसा ताकतवर और लोहे जैसा मजदूर है, जो दबी सताई और बोझ उठाने वाली महिला है। यानी पुरुष भी लोहे के समान है और महिला भी लोहे के समान है। साथ ही कभी आगे कह रहा है कि ऊंचा हो, जल्दी कह रहा है ना, बता रहा है, देखिए कविता में कह रहा है कि बोझ उठाने, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। मेरे जल्दी है जो हमारा बच्चा हमारे कंधे से बड़ा हो जाए, और बड़ा होके क्या होगा? ऊंचा। लड़की का हो दूल्हा प्यारा। इस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है और हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। कभी कह रहा है कि मेरा बच्चा भी बड़ा होगा, कर्मरत होगा, ऊंचे पद पर जाएगा, काम करेगा, मेरी बेटी भी बड़ी होगी, और इसके लिए लड़का भी सुंदर दूल्हा खोजना होगा जो कर्मशील होगा, जो कार्य करेगा। साथ ही कहता है कि संसार में वह हर मेहनत कश मनुष्य जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह लोहे के समान है
है। हर वह औरत जो दबी सताई, जो बोझ उठाने वाली है, वह भी लोहे के समान है। यहाँ लोहा जो है प्रतीक रूप में आकर के मानव में द्रव्य के रूप में घुल गया है। जैसे ठोस पदार्थ लोहा मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर है, वैसे ही संसार के निर्माण में जो मानव का योगदान है, जो भी हम विकास देख रहे हैं, यह श्रम के बल पे है, परिश्रम के बल पे है, आश्रम के आलस के बल पर नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, चाहे लाइट हो, पंखा हो, बिजली, जो भी निर्माण है जो मानव के सुख सुविधा के लिए है, इसमें मानव का परिश्रम लगा है, मेहनत लगा है, पसीना लगा है। जो उस ताकत को समझा है और अपने आप को लोहे जैसा मजबूत बनाकर प्रकट किया और कार्य किया, तो आज जो दुनिया में विकास वह दिखाई दे रहा है। इसका श्रेय उस मेहनत कश मानव और उस बोझ उठाने वाली मानवी औरत का है। यानी पुरुष और औरत दोनों का भागीदार जो है समान रूप से है और दोनों जो हैं लोहे के समान हैं। कवि यही बताना चाहते हैं इस कविता में। यहाँ पर मैंने सारांश भी आपको दे दिया है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कविता विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता संकलन वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, उसी से लिया गया है। और कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाकर नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बताओ कहाँ कहाँ लोहा है। यानी जब इसका आप पढ़ लीजिएगा तो सारांश इसका आप इजी रूप से समझिएगा। ऐसे मैंने तो आपको समझा दिया, बता भी दिया, वही बात इसके अंदर लिखी हुई है। आगे कहता है कि इसके अंदर मैंने आपको निष्कर्ष थोड़ा सा देखते हैं। कहने का मतलब कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर वह मेहनत कश व्यक्ति लोहे के समान है, जो मेहनत परिश्रमी है। साथ ही वह हर दबी कुचली सताई हुई तथा बोझ उठाने वाली औरत भी किसके समान है? लोहे के समान है। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपको आ सकते हैं, इसको याद कर लेना है, इसको समझ लेना है और अपने शब्दों में उत्तर इसको दे देना है। कब कहा है लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर मेहनत का आदमी लोहा है, हर बोझ उठाने वाली, अथक परिश्रम करने वाली औरत लोहा है। लोहा शक्ति का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक। वह स्वयं भी शक्तिशाली होता है और कह रहा है कि तथा मेहनत कश लोगों को भी शक्ति प्रदान करता है। लोहा शक्ति तथा ऊर्जा का प्रतीक है। इस निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्माण में जो कुछ भी दुनिया में निर्माण हो रहा है उसमें किसका स्थान महत्वपूर्ण है? लोहे का है। कह रहा है यह निर्माण पारिवारिक, सामाजिक तथा सभी क्षेत्रों में समान रूप से अनवरत चल रहा है। अतः लोहे की उपयोगिता जो उसकी अपार शक्ति में निहित है को देखते हुए उसकी खोज की जा रही है कि लोहा है कहाँ। हर गृहस्थ आश्रम में जहाँ भी लोग रहते हैं, हर जगह जहाँ देखो वहाँ लोहा की उपयोगिता तुमको दिखाई देगी। वैसे ही मानव भी हर जगह लोहे के समान कर्मरत है और हर जगह उसकी उपयोगिता है जो मेहनत कश मानव है। आगे बोला आपका अगला प्रश्न है कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं और वही पत्नी उनकी किस रूप में कराती है। तो पति बोला कि लोहे की पहचान करेगा कुदाल में, बसुला में, खुरपी में और किस में है भाई? तो उसका कहता है कि चक्का में भी है, बैलगाड़ी के चक्के में भी लोहा है। साथ ही कहता है कवि कि लोहा जो है हर मानव के अंदर, दबी सताई औरत के अंदर है। उसकी पत्नी भी कहती है कि बाल्टी में है, घिरनी में है, खुरपी में है, बसुली में, और कहती है कि उसमें है चाकू में भी लोहा है। इस तरीके से है। फिर कहता है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। ये आपको प्रस्तुत प्रश्न पूछ सकता है व्याख्या में। ऐसा लाइन देगा आपको, पूछेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति जो है प्यारे नन्हे बेटे को कविता पाठ से ली गई और इसके कवि का नाम है, इसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, इसके कवि हैं। और इसमें यह बताना चाहते हैं कि हर वह औरत, देखो लिखा है इसमें कि कार्य करने वाली, वह दबी कुचली बोझ उठाने वाली जो भी है, कठिन कार्य में लगी, वह लोहा के समान कठोर है, उपयोगी तथा सबको प्रिय होती है। कविता में पिटिया का पिता का कल्पना करता है कुछ दिनों बाद लड़का उसका बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो तो भी कर्मशील हो जाएगा और बड़े अधिकारी बन जाएगा। साथ ही बड़ी बेटी होगी, उसके लिए भी शादी के लिए लड़का खोजना होगा। जो इस घटना से लेकर उस घटना, जो भी घटनाएं घट रही इसमें सब में कौन महत्वपूर्ण है? लोहा के साथ मानव महत्वपूर्ण है। दोनों की समानता बताई गई है। कह रहा है कि उसकी प्यारी
प्यारी बिटिया सयानी हो जाएगी तथा उसके लिए सुंदर दूल्हा के वह मधुर कल्पना में निमग्न है। कौन निमग्न है? कवि। और इसकी चर्चा, साथ ही 2 महीने आपको गृह कार्य भी दिए हुए हैं जो जरूरी है करने से। आपको इस पाठ से आपको 4 प्रश्न 5 प्रश्न आपको मिल गए और 5 में से आपको 2 कंपलसरी आ ही जाएंगे, 1 आ ही जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता पाठ का सारांश जो मैंने बताया, लिखे बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है। तो बिटिया लोहा कहाँ पहचानती है? वह जो है कलछुल में, सिगड़ी में, चिमटा में, वहीं पर सेफ्टी पिन में और तार में वह लोहा पहचानती है। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास है समाप्त हुआ। अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे आपको। फिर से आपको अगला जो पाठ हमारा 12 और 13 है, उसके बाद हमारा जो है दिगंत भाग 2 समाप्त हो जाएगा। फिर प्रतिपूर्ति में 3 पाठ है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रामर की तरफ जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।